नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो विधि का टॉपिक है और नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। एलएलबी की जो लोग तैयारी करते हैं उनके साथ साथ जो लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर निबंध की भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि से ले करके और इसके वर्तमान प्रावधानों तक, उसको हम देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को हमने पढ़ने के लिए, यानी कि पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए इन 4 भागों में हमने बांट रखा है। पहला, अंग्रेजी शासन के समय क्या कुछ प्रावधान किए गए थे। उसके बाद हमारे संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान किया गया या नहीं किया गया, वो हम देखेंगे। 1975 में एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट था, आप कह सकते हैं, सूचना के अधिकार को लेकर के। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश का जो केस था उसके ज़रिए हम चर्चा करेंगे। कुछ समितियां वगैरह थी, कुछ अधिनियम भी पारित किए गए थे, लेकिन वो लागू नहीं हो पाए, उस पर हमारी पूरी चर्चा होगी। और अंत में जो इस चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन है, तो पूरा का पूरा अधिनियम सूचना का अधिकार का, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार हमारे देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में आया 2005 में। सूचना का अधिकार यानी कि सरकारी विभागों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें जो चीज़ें अति गोपनीय नहीं हैं उसकी जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए, ऐसा अधिकार आपको प्रदान किया गया है। इसी संदर्भ में ये पूरा का पूरा अधिनियम है जो लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाता है, यानी हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसको कि आप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उसको सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित हुआ। शुरुआत से देखते हैं। अंग्रेजी शासन, यानी कि अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर शासन किया, कहा जाता है करीब 200 वर्षों तक शासन किया, 200 वर्षों से अधिक शासन किया। वास्तव में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से मिलाते हुए आप देखते हैं तो 250 वर्ष से भी अधिक अंग्रेज़ों का राज भारत में रहा। 1858 में जब ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ होता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटेन की सरकार सीधे हमारे ऊपर हुकूमत प्रारंभ करती है, तो उस वक्त से हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ थे, जो नेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये बढ़ती गई। 1900 का दशक जब शुरू हुआ तो बंगाल का विभाजन हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुए, गांधी जी का उदय हुआ भारत में, तो ये मांगें और बढ़ गई थी। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रौलट सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसने अंग्रेज़ों की नींव को हिलाने का कार्य किया। अब क्योंकि अंग्रेज़ अपने शासन को बनाए रखना चाहते थे, विद्रोह को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी कार्यों को छुपाने के लिए एक अधिनियम पारित किया, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। इसमें एक शब्द था गुप्त बात। गुप्त बात यानी कि सरकार के द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है और वह गुप्त है, यानी उसको गुप्त बात कह करके कहा गया, तो उसको प्रकट करने की छूट नहीं होगी। और इसी के संदर्भ में शासकीय
गोपनीयता अधिनियम 1923 पारित किया गया। लेकिन खास बात इसमें यह थी कि गुप्त बात की कोई परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई थी, यानी कि ये अंग्रेजी सरकार को ही डिसाइड करना था कि कौन सी बात गुप्त मानी जाएगी और उसको प्रकट किए जाने की बाध्यता नहीं होगी। तो यहाँ से सूचनाओं को छुपाया जाने लगा, सरकारी कार्यों को जनता के सामने प्रकट करने से रोका गया। फिर आगे चल कर के 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन मौलिक अधिकारों को के होने के बावजूद भी सूचना का अधिकार उसमें शामिल नहीं किया गया। यानी कि कोई सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपको प्रदान नहीं किया गया। और 1923 का जो अधिनियम था, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, ये अब भी अनवरत जारी था, यानी कि उसको समाप्त भी नहीं किया गया था। और इस गुप्त बात का प्रयोग संविधान बन जाने के बाद भी भारत सरकार और भारत की राज्य सरकारें भी इस्तेमाल करती रहीं और इसी आधार पर सूचनाओं को जनता के सामने प्रकट किए जाने से रोका जाता रहा। कोई प्रावधान नहीं किया गया सूचना देने के संबंध में भारत के संविधान में। धीरे धीरे समय गुजरता गया और आया 1975। 1975 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक केस आया, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश। बड़ा ही फेमस केस है। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े हुए थे और उसमें भी उस चुनाव को लेकर के भी बड़ी हलचल मची थी और ये केस लड़ा गया था। ये उसी समय की बात है। तो बहुत सारे दावे किए गए थे उसमें उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था कि जनता को सरकारी कार्यों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और उसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने जो व्याख्या किया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी की व्यवस्था दी गई है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है, वहीं पर सूचना का अधिकार निहित है। यानी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक आपको पर्याप्त सूचना नहीं होगी तब तक आप किसी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए अनुच्छेद 19(a) के तहत सूचना का अधिकार शामिल माना जाए। तो इस तरह से पहली बार संविधान में इस न्यायिक निर्णय के तहत सूचना के अधिकार को निहित माना गया, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। आगे चल कर के 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग की एक रिपोर्ट आई और इन्होंने सिफारिश किया कि 1923 का जो अधिनियम है, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, उसमें जो ये गुप्त बात शब्द रखा गया है, इसको समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने ये सिफारिश किया, द्वितीय प्रेस आयोग ने 1982 में। लेकिन इस सिफारिश को माना नहीं गया, यानी कि सिफारिश लागू नहीं हो पाई और ये शब्द अभी भी इसी तरह बना रहा और सरकार आवश्यक होने पर इस गुप्त शब्द की व्याख्या कर लिया करती थी और सूचनाएं छुपा लिया करती थी। यानी कि अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार निहित है, लेकिन इस अधिनियम के होने पर बात ये हुई मिला करके कि अगर वो बात गुप्त है यानी गोपनीय है तो उसके प्रकट किए जाने से छूट रहेगी। और गुप्त बात को परिभाषित किया नहीं गया था, इसलिए सरकार जब भी चाहती थी उसे गुप्त शब्द या गुप्त बात कह करके छुपा लिया करती थी। 1997 में HD शौरी कमेटी बनी और इन्होंने सूचना के अधिकार का एक प्रारूप तैयार किया।
लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक उथल पुथल उस वक्त बहुत चलती थी, सरकारें हर साल बदल जाया कर रही थी, तो ये प्रारूप भी लागू नहीं हो पाया और ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया। 2002 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक ये पारित किया गया और ये संसद से पारित भी हो गया। राष्ट्रपति की सहमति भी इस पर प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो नियमावली थी उसको बदलने को लेकर के कुछ विवाद हो गए और नियमावली बदल ना पाने के कारण ये विधेयक फंस गया और ये कानून का रूप धारण नहीं कर पाया। तो इस तरह से अंग्रेजी शासन से लेकर के भारत का संविधान होते हुए राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश का केस, फिर द्वितीय प्रेस आयोग, एच.डी. सौरी कमेटी और संसद द्वारा पारित जो कानून रहा, इसको लेकर के प्रयास चलते रहे कि सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया जाए, लेकिन ये कार्य रूप में आ नहीं पाया। इसके बाद आया 2005 और 2005 में उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और सूचना अधिकार अधिनियम के लिए बड़े आंदोलन हुए। वास्तव में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1990 में राजस्थान से ही ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। वहाँ पर कुछ मजदूर संगठन थे, उन्हीं के जरिए अपने जानकारियों को प्राप्त करने के संबंध में ये आंदोलन चल रहे थे। धीरे धीरे ये जब ये 97 और 2002 की घटनाएं हुई तो फिर ये जोर पकड़ता गया और इसमें आज जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही व्यापक इसके लिए आंदोलन चलाया, बहुत ही ज़्यादा मांग किया और अंत में उनके प्रयासों को भी सफलता मिली तमाम प्रयासों के साथ और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम संसद से पारित कर दिया गया, जो कि आज वर्तमान रूप में है। अरविंद केजरीवाल जी को इस प्रयास के लिए एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी उस वर्ष दिया गया था, ब्यूरोक्रेट्स वाली श्रेणी में। तो तमाम लोगों के प्रयासों के साथ साथ जब 2005 में संसद से यह अधिनियम पास होकर के हमारे सामने है, तो अब उसी अधिनियम को हमें जानना है कि क्या प्रावधान उसमें किए गए हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी आपको मूल विधि के टॉपिक पढ़ाए हैं और उसमें हमने कहा है कि मूल विधि पढ़ने का एक सेट पैटर्न है, मूल विधि या विधि का कोई टॉपिक, तो उसी सेट पैटर्न के साथ आप पढ़ेंगे। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ कॉमा लगेगा और कॉमा के बाद 2005 होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मैंने कहा था कि जो भी शब्द होंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा। देखिए आर, आई और ए कैपिटल में है, इसके बाद कॉमा है, फिर 2005 है। अगर आप यहाँ डैश लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं या बिंदु लगाते हैं तो ये गलत होगा। हमेशा कॉमा डाल करके ही आपको इसका वर्ष लिखना होगा और एक्ट के साथ साथ जो शब्द हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। संशोधित अधिनियम 2019, यानी कि 2019 में इस अधिनियम का संशोधन हुआ, उसमें कुछ प्रावधान बदले गए। उन बदले हुए प्रावधानों के साथ हम इस अधिनियम को पढ़ेंगे। अब देखिए क्रम क्या, कुल 31 धाराएं हैं इस अधिनियम में। इसकी पहली धारा है विस्तार। विस्तार मतलब ये अधिनियम कहाँ तक लागू है, तो संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू होता है। ध्यान रहे
कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने से पहले सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता था, लेकिन आज की स्थिति में यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। इस बात का ध्यान रहे। पुराना नोट्स मेरा खुद का आप पढ़ेंगे, 1 साल पहले के नोट्स पढ़ेंगे या पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, पर ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ संपूर्ण भारत में लागू होता है, यानी आप कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू होता है। देखिए, कुछ धाराओं को छोड़कर, कुछ धाराएं कौन सी? 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 शेष इस अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात 120वें दिन लागू होंगे। यानी कि ये जो अधिनियम बनाया गया था, ये 15 जून 2005 को ये अधिनियम बनाया गया 31 धाराओं के साथ, लेकिन इसे लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005। मान लीजिए कि आज कोई अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, यानी कि सूचना अधिकार अधिनियम आज अधिनियमित किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए, तो क्या आप सूचना मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते, क्योंकि देने वाला भी तो होना चाहिए। अधिनियम बन जाने से सूचनाएं आपको प्राप्त नहीं हो जाती। अधिनियम बन जाने के बाद देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति, सूचना आयोग को बनाना, उसका गठन करना, तब तो सूचनाएं मिल पाएंगी। इसलिए कहा गया कि इन धाराओं को छोड़कर शेष इस अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात 120वें दिन लागू होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन धाराओं को आप तत्काल लागू कर दीजिए, जिससे कि सूचना आयोगों का गठन हो सके। जैसे धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है और उसका कार्यकाल 13 में है। 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन, कार्यकाल 16 में है। ये सपोर्टिंग धाराएं हैं ताकि हम आयोगों का गठन कर सकें। आयोगों का गठन हो जाए और इसके लिए समय दिया गया 100 दिन का, 120 दिन नहीं, ध्यान रहे, 100 दिन। और कहा गया कि जब आयोग गठित हो जाएगा तो 20 दिन का और अतिरिक्त समय दिया जाएगा उसके कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए। तो 20 दिन और मिलेगा तो ये 120 दिन हो जाएगा। और फिर उस 120वें दिन हम बाकी धाराओं को लागू कर देंगे, तो जो लोग हैं वो सूचनाएं मांग सकेंगे। और जब आप 15 जून 2005 से 120 दिन जोड़ेंगे तो ये आएगा 12 अक्टूबर 2005। यानी कि वास्तविक उद्देश्य जो हमारा पूरा होता है सूचना को मांगने का, उसके लिए एप्लीकेशन देने का, वो पूरा होता है 120वें दिन, यानी कि 12 अक्टूबर 2005। इसलिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को लागू होने की जो तिथि है वो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 15 जून 2005 को ये अधिनियमित हुआ। पूछा जाएगा आपसे, सूचना अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो 15 जून 2005 को। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। अधिनियम से कितने दिन बाद लागू हुआ? तो 120वें दिन लागू हुआ। इन धाराओं को पहले ही लागू कर दिया गया था। संपूर्ण भारत में ये अधिनियम लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता था। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि धारा 2 पर। देखिए,
धारा 2 में परिभाषा दी गई है और परिभाषा में आपको 3 परिभाषाएं फिलहाल देखनी है। 2A में समुचित सरकार है, 2F में सूचना, सूचना के तहत क्या क्या आते हैं, और 2J में है सूचना का अधिकार। समुचित सरकार का मतलब हमेशा किसी भी अधिनियम में आप पढ़ेंगे तो समुचित सरकार का मतलब केंद्र या राज्य सरकार ही होगा। यानी समुचित का अर्थ है जहाँ जैसा उचित हो। तो हमारे देश में 2 ही तो सरकार हैं, तो इसका मतलब जहाँ उचित हो केंद्र सरकार, जहाँ उचित हो राज्य सरकार। तो समुचित सरकार शब्द कहीं भी भारत में आए तो इसका मतलब केंद्र या फिर राज्य सरकार ही होगा। 2F में सूचना दी गई है, यानी सूचना के तहत क्या क्या आता है। देखिएगा, इसके अंतर्गत शामिल है कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, दस्तावेज, ईमेल, ज्ञापन, मत, सलाह, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकड़ों संबंधी जानकारी, प्रेस विज्ञप्ति तथा ऐसे प्राइवेट निकाय जिस पर किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी लोक सेवक प्राधिकारी की पहुंच है। मतलब प्राइवेट निकाय भी आ रहे हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है, लेकिन वो प्राइवेट निकाय जो किसी सरकारी अधिकारी के नियंत्रण में है। कुल मिलाकर के आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, यानी कि जो कागज़ों में नहीं होता बल्कि कंप्यूटराइज्ड है। कोई दस्तावेज है, ईमेल है, ज्ञापन है, मत है, सलाह है, परिपत्र है, कोई सामग्री भी है तो उसका प्रमाणित नमूना होता है। यानी जहाँ से आपको जिसके संबंध में जानकारियाँ हो सकती हैं वो सब सूचना के अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है 2F में सूचना का अधिकार। इसका अर्थ ये है कि आप सूचना को किस रूप में प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए 4 तरीके बताए गए हैं। सूचना के अधिकार में जैसे पहला हो जाएगा दस्तावेजों का निरीक्षण। दस्तावेजों का निरीक्षण यानी कि कोई दस्तावेज है किसी विभाग में, आपको कोई कागज़ नहीं चाहिए, आप जा करके आवेदन के बाद जब आपको मौका मिलेगा तो आप जा करके उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा है प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना यानी कि दस्तावेजों का आप निरीक्षण कर सकते हैं और उन्हीं दस्तावेजों की या आप चाहें तो अन्य जो सूचनाएं हैं उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर कोई सामग्री है तो आप उसका प्रमाणित नमूना ले सकते हैं, यानी कि सामग्री का प्रमाणित नमूना प्राप्त कर सकते हैं। और जो चौथा अंतिम तरीका आता है वो है कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होगा उसको आप सीडी में, पेन ड्राइव है, कंप्यूटर डिस्क है, फ्लॉपी है, वीडियो कैसेट हैं, ऑडियो कैसेट हैं, इस तरह के किसी भी रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्राप्त करने का अधिकार आपको रहेगा।
अब देखिएगा, ये सूचनाएं हैं, यानी कोई अभिलेख, दस्तावेज, ईमेल, ज्ञापन, मत, सलाह, आदेश, परिपत्र, लॉगबुक, इन सभी को आप निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, सामग्री है तो प्रमाणित नमूना ले सकते हैं, और कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है तो उसको सीडी, पेन ड्राइव, वीडियो कैसेट, कंप्यूटर डिस्क, फ्लॉपी इत्यादि में आप उसको स्टोर यानी कि उसको सेव करा करके भी आपको वो दिया जा सकता है। तो इस तरह से सूचना और सूचना का अधिकार आपको मिल जाता है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि सूचना का अधिकार किसको मिलेगा, नागरिकों को या विदेशियों सहित नागरिकों को। तो धारा 3 में साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त होगा। यहीं पर मैं बता देता हूं आपको, भारत के प्रत्येक नागरिक को इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना को प्राप्त करने का अधिकार होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि इस अधिनियम के अधीन किसी पहुंच योग्य सूचना को प्राप्त करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को होगा। यानी कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलेगा, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसका यही अर्थ है। पहुंच योग्य का मतलब है कि वो सूचनाएं जो आपको दी जा सकती हैं। जो सूचनाएं दी ही नहीं जा सकती हैं उसे प्राप्त करने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती, इसका जिक्र अभी बाद में धारा 8 में आएगा। अब यहाँ पर धारा 4 और 5 को की ज़रूरत आपको नहीं है। वो सेवा शर्तों, प्रक्रियाओं और तमाम ऐसी बातें जो मिसलेनियस में आती हैं वो हैं, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। क्रमशः हम चलते हैं। यानी सबसे पहले हमने देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम है क्या, उसको परिभाषाओं के साथ देखा कि सूचना किसको बोलते हैं और किस रूप में आप सूचना प्राप्त करते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं कि सूचना कैसे आपको, सूचना के लिए आवेदन आप कैसे करेंगे, यानी कि सूचना की मांग कैसे करेंगे। यहाँ देखिएगा, धारा 6 सूचना के लिए आवेदन या अनुरोध। पहला पॉइंट क्या है, हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन। इसका मतलब है कि या तो आपका एप्लीकेशन हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा या उस आपकी राज्य की राजभाषा में होगा। जैसे आप तमिलनाडु में सूचना मांग रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी या तमिल में मांग सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सूचना मांग रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी या बांग्ला में मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मांग रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में मांग सकते हैं। मध्य प्रदेश में मांग रहे हैं तो हिंदी या अंग्रेजी में मांग सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ उस राज्य की राजभाषा। चलिए, किससे मांगेंगे? लोक सूचना अधिकारी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आप आवेदन करेंगे। यानी कि जिस विभाग से आप सूचना मांग रहे हैं उस विभाग में एक सूचना विभाग होता है और वहाँ पर लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी बैठते हैं। उन्हीं के नाम से आपको आवेदन देना होता है। निर्धारित प्रतिरूप और निश्चित शुल्क के साथ आपको आवेदन करना होगा। एक प्रारूप होता है, मॉडल होता है। उसी मॉडल में जैसे कि सेवा में लोक सूचना अधिकारी फला फला विभाग आपने लिख दिया, डेट लिख दिया, विषय लिख दिया कि सूचना अधिकार 2005 के संबंध, सूचना मांगने के संबंध में महोदय निम्न विषयों पर मुझे सूचना अपेक्षित है। फिर आप 1, 2, 3 करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रारूप होता है।
प्रारूप निश्चित इसलिए कर दिया गया ताकि क्लियर रहे कि आप क्या सूचना मांगना चाहते हैं। नहीं तो आमतौर पर पारिवारिक और दोस्तों वाली चिट्ठियां अगर आप लिखने लगेंगे तो पता ही नहीं चलता कि वास्तव में आप चाहते क्या हैं। तो इस तरह से आप आवेदन करेंगे। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, यदि लिखित में आवेदन संभव न हो तो मौखिक आवेदन। यानी उन लोगों का भी ध्यान रखा गया है जिनको लिखना नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि वो किसी से लिखवा सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि हो सकता है कि उसके लिए कोई लिखने वाला भी ना हो, तो वह स्वयं उस विभाग में जा सकता है और वहाँ मौखिक आवेदन कर सकता है। मौखिक आवेदन का मतलब वहाँ पहुँचने पर वो अपनी सूचना को मांगेगा और वहाँ बैठा हुआ एक अधिकारी उस एप्लीकेशन को लिखेगा और फिर पढ़ करके उसे सुनाएगा कि आपने यही यही सूचनाएं मांगी हैं। उसकी सहमति के बाद फिर उसे सूचना प्रदान की जाएगी। यदि सूचना किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रण में है, देखिए यहाँ एक बात का ध्यान और रखा गया है। कहा जा रहा है कि यदि सूचना किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रण में, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप पुलिस विभाग से सूचना मांग रहे हैं, तो पुलिस से संबंधित एक तो गृह मंत्रालय हो गया, दूसरा हो गया पुलिस हेडक्वार्टर और तीसरा हो गया आपका पुलिस भर्ती बोर्ड। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अब नियुक्तियां कहीं और से होती हैं, वेतन कहीं और से मिलता है, रूल रेगुलेशन कहीं और से बन रहे हैं। अब आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि जो सूचना आपको चाहिए वो भर्ती बोर्ड में मिलेगी, पुलिस हेडक्वार्टर से मिलेगी या गृह मंत्रालय से मिलेगी। तो आपने किसी एक स्थान पर लेटर अपना भेज दिया। अब अगर उस अधिकारी के पास वो सूचना नहीं है, उससे संबंधित अन्य अधिकारियों के पास है, तो कहा गया है कि 5 दिन के भीतर वो आपके आवेदन को उस संबंधित अधिकारी के पास हस्तांतरित कर देगा। ऐसा नहीं कि हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये सूचना हमारे पास नहीं है। अधिनियम बनाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को एग्जैक्टली पता नहीं है कि सूचनाएं कहाँ होती हैं। इस वजह से कहा गया कि अगर उस संबंधित प्राधिकारी के पास नहीं है तो उसे हस्तांतरित कर देगा, यानी कि जिसके पास है उसके पास आवेदन को भेज देगा। तो इस रूप में आपने सूचना के लिए आवेदन कर दिया। अब देखिए, यानी धारा 6 में सूचना के लिए आवेदन या अनुरोध था, तो अब धारा 7 में हम ले जा रहे हैं कि सूचना कैसे आपको दी जाएगी, निपटारा कब तक किया जाएगा उसका। देखिए धारा 7 अनुरोधों का निपटारा, यानी जो धारा 6 में आपने अनुरोध किया था उसके निपटारे की बात हो रही है। पहला क्या है, आवेदन प्राप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर सूचना दी जाएगी या न देने का कारण बताया जाएगा। अगर आपकी सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो ये 30 दिन नहीं बल्कि 48 घंटे के भीतर दी जाएगी या न देने का कारण बताया जाएगा। अब देखिए तीसरा, यदि निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त नहीं होती है या सूचना न देने का कारण नहीं बताया जाता है तो आवेदन नामंजूर समझा जाएगा। मतलब निर्धारित अवधि हुई सामान्य मामलों में 30 दिन, जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचनाओं के मामले में 48 घंटे। या तो आप इस समय के भीतर सूचना दे दीजिए या वो कारण बता दीजिए कि हम क्यों सूचना नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपने यानी कि संबंधित अधिकारी ने इस निश्चित अवधि में न तो सूचना दिया और न ही कारण बताया तो माना जाएगा कि उसने आपके अधिकार का उल्लंघन कर दिया है और आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया है। अब आप क्या करेंगे?
तो अब आप इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपील धारा 19 के तहत होती है। अभी हम सूचना आयोगों के विषय में आगे पढ़ेंगे, फिर हम उस अपील पर भी आएंगे। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, निश्चित रूप से सवाल की उम्मीद आप वहाँ से कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि सूचना के प्रकट किए जाने से छूट क्या है। यानी धारा 6 में सूचना कैसे मांगी जाएगी, धारा 7 में सूचना कैसे दी जाएगी, और धारा 8 में है सूचना कब नहीं दी जाएगी। तो कहा गया है कि अगर गुप्तचर संस्थाओं से संबंधित सूचना है, सेना से संबंधित कोई सूचना है जो आवश्यक हो, यानी कि अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो इसकी सूचना तो आपको दी नहीं जा सकती है, जो सुरक्षा बल से संबंधित सूचनाएं हैं, ऐसी तमाम सूचनाओं के प्रकट किए जाने से छूट दी गई है सरकार को। ऐसी कोई सूचना जिससे सार्वजनिक रूप से अहित हो सकता है, उसके प्रकट कर दिए जाने से, तो ऐसी सूचनाओं के प्रकट किए जाने से छूट है। यानी सरकार बाध्य नहीं है ऐसी सूचनाओं को प्रकट करने के लिए। तो इस टॉपिक का आपने 2 सेक्शन अभी पूरा किया। 2 सेक्शन अगर खंडों में समझा जाए तो पहला इसकी पृष्ठभूमि जान लिए, दूसरा कि यह अधिनियम है क्या और कैसे सूचनाएं मांगी और दी जाती हैं। अब अगर आप इसके तीसरे खंड में चलते हैं तो हम आयोगों का गठन, उसके कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग है धारा 12 में। यहाँ पर धारा 9, 10 और 11 की आवश्यकता आपको नहीं है, ध्यान रहे। उसमें मिसलेनियस प्रकीर्ण उपबंध हैं जो सेवा शर्तों से संबंधित होते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक चीज़ों को आप परीक्षा की तैयारी के लिए मत लीजिए, अन्यथा अनावश्यक चीज़ें ही रह जाएंगी, ज़रूरी चीज़ें आप भूल सकते हैं। धारा 12 में कहा गया एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो अधिकतम इस आयोग में कितने होंगे? 11। एक मुख्य सूचना आयुक्त, अधिकतम 10 सूचना आयुक्त। 10 से कम भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। योग्यता के विषय में कुछ नहीं बताया गया अधिनियम में। आमतौर पर ये जो चयन समिति है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 लोगों से मिल करके एक समिति बनती है जिसको आप कहते हैं चयन समिति। क्योंकि इसमें ये जो योग्य लोग हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, इनके द्वारा उस व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी योग्य व्यक्ति का ही चयन करेंगे और राष्ट्रपति को सलाह दे दी जाती है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्ति कर देते हैं। ये जो चयन समिति है, ये भी धारा 12 का ही हिस्सा है, यानी कि धारा 12 में ही है। और इस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ सवाल कभी कभी उठते हैं कि मान लीजिए कि लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को विपक्षी दल का दर्जा ही ना प्राप्त हो, तो फिर क्या ये तीसरा सदस्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कहा गया कि अगर किसी राजनीतिक दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो लोकसभा में विपक्ष में बैठने वाले सबसे बड़े राजनीतिक दल, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसका जो नेता होगा वही यहाँ पर विपक्ष का नेता मान लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है, ये 3 सदस्यीय चयन समिति रहेगी।
इसके बाद आता है कार्यकाल। ये जो बनाए गए इनका कार्यकाल कहाँ तक होगा, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए धारा 13 में कार्यकाल दिया हुआ है और यहाँ पर 2019 में संशोधन हुआ। पहले कहा गया था कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2013 में इसी में बदलाव हुआ, 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। अन्य सूचना आयुक्तों की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हो सकती है, लेकिन टोटल मिलाकर के 5 वर्ष से ज़्यादा उनका कार्यकाल नहीं रहेगा। इसमें 2019 में संशोधन कर दिया गया, ध्यान रहे, और यही महत्वपूर्ण है। हो सकता है क्योंकि ये संशोधन हुआ है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। 2019 में ये 5 वर्ष का जो समय था इसको हटा दिया गया, यानी कि अब कहा गया कि इनका कार्यकाल जो होगा वो केंद्र सरकार जितना आवश्यक समझे, केंद्र सरकार जो आवश्यक समझे, ये कार्यकाल हो गया 2019 से। पुरानी किताबों को आप पढ़ेंगे तो 5 वर्ष रहेगा। सूचना आयुक्त की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हो सकती है, लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। दोनों को मिलाते हुए वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब 2019 के संशोधन से कह दिया गया है कि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल उतना होगा जितना कि केंद्र सरकार आवश्यक समझे। ये पुराना शब्द निकाल दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसके पहले वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके पद छोड़ सकते हैं, कोई भी पद छोड़ सकता है। और इसी में धारा 14 आती है। धारा 14 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को पद से हटाया जाना, यानी कि पद से हटाया जाना। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हटाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाए जाने के संबंध में कहा गया है। यानी कि जो आधार होगा वो होगा साबित कदाचार या असमर्थता। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा सौंपी जाएगी जांच। और अगर जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति ही इन्हें पद से हटा सकेगा, चाहे वो सूचना आयुक्त हों, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हों। इस प्रकार से इनको पद से हटाया जाता है। तो धारा 12 में गठन आपने देखा कि किससे मिलकर के बनेगा। धारा 13 में कार्यकाल देख लिया जितना केंद्र सरकार आवश्यक समझे, और धारा 14 में आपने देख लिया कि कैसे इनको पद से हटाया जाता है। अब ये 12, 13, 14 ये पूरा हो जाता है केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में, और 15 से शुरू हो जाता है राज्य सूचना आयोग। यहाँ देखिए धारा 15 बिल्कुल उसी मॉडल पर आप चलेंगे जैसे केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में आपने पढ़ा। तो ये राज्य सूचना आयोग है, वहाँ लिखा था एक मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग में, यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम। दूसरा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त, बिल्कुल वैसा ही है, समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये 10 कौन होंगे उसका निर्धारण राज्य स्तर पर करना है, तो प्रधानमंत्री की जगह चयन समिति में हो गए मुख्यमंत्री,
और लोकसभा में विपक्ष के नेता के स्थान पर हो गए विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री। यानी यहाँ भी यही 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता के स्थान पर विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री, जो कि वहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित हो रहा था। बिल्कुल उस बात को भी आप ले आएंगे कि अगर किसी राजनीतिक दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं है तो विपक्ष में बैठने वाले सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को विपक्ष का नेता मान लिया जाएगा। यानी कि जैसा आपने देखा धारा 12 में, राज्य स्तर पर आपने देखा धारा 15 में। 15 के बाद अब फिर से वही कार्यकाल आ जाता है। तो धारा 16 में कार्यकाल दिया गया और यहाँ भी पहले 5 वर्ष की आयु का निर्धारण था, 5 वर्ष तक का कार्यकाल। सूचना आयुक्तों की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हो सकती है, लेकिन कुल कार्यकाल 5 वर्ष नहीं से अधिक नहीं होगा। अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया 2019 संशोधन के द्वारा, और यहाँ भी कहा गया कि अब इनका कार्यकाल उतना होगा जितना कि आप सोच रहे होंगे राज्य सरकार आवश्यक समझे। ऐसा नहीं, जितना कि केंद्र सरकार आवश्यक समझे। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि राज्य है तो राज्य सरकार आवश्यक समझे। ये बिल्कुल केंद्र सरकार आवश्यक समझे, ऐसा ही प्रावधान किया गया 2019 में किए गए संशोधन के द्वारा। तो इससे पहले त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, यानी कि दूसरा जो पॉइंट आप कर सकते हैं इसमें, राज्यपाल को त्यागपत्र दे करके ये पद छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि पद से कैसे हटाया जाएगा। तो इस संबंध में हम देख लेते हैं। धारा 17 है पद से हटाया जाना। यहाँ थोड़ा सा बदलाव है, उसको आपको समझना पड़ेगा। वहाँ राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को साबित कदाचार या असमर्थता के मामले की जांच सौंपी थी। यहाँ जांच सौंपी जाएगी राज्यपाल द्वारा। किसको? हाई कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जांच किस बात की? साबित कदाचार या असमर्थता। साबित कदाचार या असमर्थता की जांच सौंपी जाएगी। यदि जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्यपाल इन्हें पद से हटा सकेगा। जब तक जांच लंबित रह रही है, यानी कि जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब तक राज्यपाल ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या आयुक्तों को पद से निलंबित कर सकेगा। मान लीजिए, यहाँ पर एक बात जानना आवश्यक है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जांच के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त पर ही आरोप है, तो जब जांच होती रहेगी तो मुख्य सूचना आयुक्त पीठासीन नहीं होंगे, यानी वो कार्य नहीं करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग में राष्ट्रपति और राज्य सूचना आयोग में
राज्यपाल किसी आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए उस वक्त रख सकते हैं, यानी कार्यवाहक रूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से इनका भी कार्यकाल पूरा हो जाता है। उम्मीद है यहाँ आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आई रही होगी, क्योंकि जैसा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, कार्यकाल और पद से हटाया जाना था, वैसा ही राज्य सूचना आयोग में भी गठन, कार्यकाल और पद से हटाया जाना रहा, बिल्कुल एक जैसे पैटर्न पर। अब हम आते हैं अपील पर। देखिए, धारा 7 पढ़ाते वक्त थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका आवेदन नामंजूर हो जाता है, निश्चित समय में सूचना नहीं दी जाती है, या कारण नहीं बताया जाता है, या भ्रामक सूचना दी जाती है, आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। तो जो पहली अपील होगी वो विनिश्चय की तिथि से 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को होगी। समझिएगा इसको। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि अपील लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को क्यों हो रही है। क्योंकि आपने जो आवेदन दिया था वो लोक सूचना अधिकारी के पास दिया था, तो उसके निर्णय के विरुद्ध जो आप अपील करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो उससे बड़े अधिकारी के पास ही होगी। विनिश्चय क्या है? विनिश्चय मतलब वो तिथि है जिस दिन ये निश्चित हो जाता है कि आपको सूचना नहीं मिल रही है। या तो 30 दिन हो जाएगा, या तो 30 दिन के पहले ये डिसाइड कर दिया गया कि हम आपको सूचना नहीं देंगे। वो विनिश्चय की तिथि है। उस तिथि से 30 दिन आपको मिलता है कि आप अपील कर लीजिए। आपने अपील कर दिया, अब अगला 30 दिन मिलता है उस संबंधित विभाग को। अगर वहाँ से कोई प्राप्ति नहीं होती है सूचना की, या संतुष्टि नहीं होती है, तो अगला 30 दिन यानी कि ये 90 दिन के भीतर आप दूसरी अपील कर सकते हैं। इतना दिमाग को चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिए, प्रथम अपील 30 दिन के भीतर विनिश्चय से, और दूसरी अपील 90 दिन के भीतर विनिश्चय से। किसको आप करेंगे? आयोग में करेंगे। अब इसका जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो इस तरह से अपील, पहली अपील 30 दिन के भीतर, दूसरी अपील 90 दिन के भीतर। पहली अपील लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को, और दूसरी अपील आयोग में आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से आपके पक्ष में फैसला आता है और संबंधित अधिकारी को दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, और वो दंड का प्रावधान है धारा 20 में। देखिए क्या लिखा है। यदि संबंधित अधिकारी निश्चित समय के भीतर सूचना देने में असफल रहता है, पहला शब्द आया असफल रहता है, या भ्रामक सूचना देता है, या सूचना को नष्ट करता है, या सूचना को छिपाता है, तो विनिश्चय की तिथि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जिसकी विस्तारित अवधि 25,000 रुपये तक हो सकेगी। इसका मतलब है कि जिस दिन ये डिसाइड हुआ कि आपको सूचना नहीं दी जाएगी, या सूचना को नष्ट कर दिया जाता है, या गलत सूचना दी जाती है, या सूचना को छिपाया जाता है, उस दिन से उस संबंधित अधिकारी को हर दिन के लिए 250 रुपये का जुर्माना भरना होगा, और ये जुर्माना बढ़ते हुए 25,000 रुपये तक जा सकता है। यानी कि 100 दिन तक ये जुर्माना जा सकता है। उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी प्रावधान हैं। तो यहाँ आकर के ये दंड पर अधिनियम समाप्त हो जाता है। समाप्त क्या, अधिनियम तो धारा 31 तक चलता है, पर उसके बाद कर्मचारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण, किसके तहत वो काम करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो यहाँ तक आकर के सूचना का अधिकार अधिनियम आपका समाप्त हो जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है।
किसी भी परीक्षा के लिए, निबंध के लिए आप इसको अध्ययन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएंगी चीज़ें आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।